सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 30 तारीख के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर पश्चिम बंगाल को लेकर है। बलात्कार के दोषियों को सजा का कानून, बंगाल में विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से, मृत्युदंड के प्रावधान वाला विधेयक आएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 2 सितंबर से बुलाया है ताकि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाले विधेयक को पेश और पारित किया जा सके। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने दी। मतलब अभी जो हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्घटना के बाद जो पश्चिम बंगाल सरकार की बदनामी हुई है, अब उसे कवर अप करने का प्रयास करा जा रहा है, और जो कि अच्छी बात भी है कि मृत्युदंड जैसे प्रावधान जब तक इन जघन्य अपराधों में नहीं होंगे, ये घटनाएं कम नहीं होने वाली हैं। विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंत्री शोभदेव चट्टोपाध्याय ने कहा, अगर राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करने और कानून बनाने से इनकार करते हैं तो हम अपने अगले कदम के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसे जघन्य अपराधों में तो मैं कहता ही हूँ कि मृत्युदंड ही प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कम होने की जगह। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे संपादकीय में शुरुआत करेंगे कल्पमेधा से। और आज कल्पमेधा में देखते हैं बुद्ध महात्मा बुद्ध जी द्वारा कुछ अनमोल वचन हैं। मेरी दृष्टि में किसान ही मेरा सच्चा भक्त है। जिसने कर्म को महत्व दिया, उसमें मेरा उपदेश सुनने से अधिक खेती के अपने कर्तव्य का महत्व दिया। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा और धर्म है। बहुत ही बढ़िया बात कही है महात्मा बुद्ध जी ने कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पूजा पाठ में और घंटों घंटों आराधना ध्यान में करना चाहिए, मगर तब करना चाहिए जब आपका सारा काम हो जाए। मैं देखता हूँ आजकल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं कोई धार्मिक नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं देखा है कि स्टूडेंट्स को जनरली बचना चाहिए इन पूजा पाठ वगैरह से। कारण ये है कि आप यहाँ पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। स्टूडेंट्स से जब कभी कभी इंस्टीट्यूट में पूछता हूँ कि यार आप बहुत दिन से क्लास में नहीं आए हो, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे घर में ये पूजा थी, ये पाठ थी, या उनके धर्मों में अलग अलग धर्मों में अलग अलग क्रियाएँ होती हैं धार्मिक। सर हम उसमें बिजी थे, सर हम 5 दिन उसमें थे, सर 3 दिन हमारा घर का टूट जा रहा है, कोई फला मंदिर, सर 2 दिन के लिए हमारे घर में ये है, 3 दिन के लिए पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का, सर मेरा व्रत था इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरी तबीयत ख़राब रही थी। मैं कहता हूँ कि ये सब काम बिल्कुल करने चाहिए, हमें अपने रिलीजियस बिलीव्स को हमेशा आगे रखना चाहिए, मगर स्टूडेंट लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, वो है पढ़ाई। एग्ज़ाम्स दीजिए, आप पढ़ाई करिए, उसके बाद आप जितनी पूजा पाठ करना चाहते हैं करिए, मगर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और महात्मा बुद्ध जी भी यही कह रहे हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है ना। नियम और अपवाद आज का प्रथम संपादकीय लेख है। इस मामले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि महज आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर कई महीनों जेल में बंद रखा जाता है और बाद में अंतिम तौर पर उसे निर्दोष पाया जाता है, तो उसे जेल में रखे गए वक्त को किस सज़ा के दायरे में माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले पर स्थिति साफ कर दी है कि दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने की को बिना सुनवाई के सज़ा बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम देखते हैं कि अंडर ट्रायल्स हैं। नैनीताल में क्या हुआ, नैनीताल में जो दंगे हुए थे लास्ट ईयर, उसमें लोगों को जेल में भेज दिया। 2 दिन पहले की खबर है, नैनीताल उच्च न्यायालय ने 50 लोगों को तकरीबन बेल दे दी है, और सिर्फ इसी आधार पर दी है कि उत्तराखंड पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी ही नहीं। मगर अभी देखिए कि वो लोग 6 महीना जेल में रहे हैं। तो बात यह है कि जो 6 महीना बेकार में जेल में रहे, उसकी भरपाई कौन करेगा। गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता की कविता इस मार्च महीने से जेल में थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि वो दिल्ली अब आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में शामिल रही हैं। जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा था, उसमें अरविंद केजरीवाल,
सिसोदिया जी, के कविता, इन सबको जेल में रखा गया, मगर धीरे-धीरे लगातार सबको बेल मिलती जा रही है। हालाँकि उन्हें ज़मानत देते हुए अदालत ने ये भी कहा कि धनशोधन कानून के ज़रिए लगाई गई पाबंदियों की तुलना में स्वतंत्रता का मूल अधिकार श्रेष्ठ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो असल में पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे सख्त कानूनों में भी आदमी को अपनी फ्रीडम लेने का अधिकार है, भले ही आप इतने सख्त कानूनों में पीएमएलए, यूएपीए एक्सेट्रा में किसी को जेल में भर के रख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई पहला मौका नहीं था जब इस मामले पर उसने अपना ये रुख स्पष्ट किया। इस पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए भी अदालत ने ये माना था कि उनके मामले में सुनवाई में देरी हो रही है और उन्हें असीमित समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। जब मनीष जी हैं उनको भी लंबे समय तक जेल में रखा गया। वहाँ पे भी सेम कहानी थी कि अगर आपके पास कोई चार्जेस हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ्स हैं, तो आप तुरंत सबमिट कर दीजिए या उन्हें आप जेल भेज दीजिए। जेल में तो ऑलरेडी हैं, मतलब उनको आप दोषी करार कर दीजिए। मगर आप कुछ सबमिट भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप जेल में रखे हुए हैं, ये गलत है। अगर किसी गंभीर अपराध के आरोप में कोई जांच एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो इससे पहले संकेत यही उभरता है कि उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत या आधार होंगे। मगर ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं कि जिनमें कई वजहों से आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने या सुनवाई का मामला लगातार टलता रहता है और आरोपों के कटघरे में आया व्यक्ति बिना दोषी साबित हुए लंबे समय तक जेल में बंद रहता है। एक तरह की जांच एजेंसियों की कार्यशैली से लेकर कानूनी स्थिति पर भी सवाल है कि आरोप, जांच, सुनवाई और सज़ा की वो कौन सी कसौटियां हैं जिनके तहत बिना दोष के किसी को कई महीनों तक कैद में रखा जा सकता है। इस तरह के बिंदुओं पर अदालत को खुद सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका मिलता है। हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सेंट्रल एजेंसीज़ को नियम और रूल्स पे काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे। और जस्टिस आर एम लोढ़ा साहब, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सीजेआई, उन्होंने भी ये कहा था कि सीबीआई केज पैरट है, मतलब सीबीआई सिर्फ वही करती है जो उसके आका कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा छात्रों में मानसिक तनाव, प्रमोद भार्गव जी का लेख है। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि जो विद्यार्थी चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं वह तनावग्रस्त होकर मानसिक दुर्बलता का शिकार बन रहे हैं, जबकि ऐसे छात्रों को मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व होना चाहिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के एक कार्यबल ने ऑनलाइन सर्वेक्षण करके बताया है कि मेडिकल के लगभग 28% स्नातक और 15.3% स्नातकोत्तर पीजी छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने की बात स्वीकार करी है। मतलब जो सोचिए मेडिकल के बच्चे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, पीजी कर रहे हैं, स्नातकोत्तर लेवल पे हैं, उनमें डिप्रेशन और टेंशन, तनाव की कंडीशंस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने स्वीकारा है कि हम टेंशन में रहते हैं। सर्वेक्षण में 25,590 स्नातक छात्र, 5,337 स्नातकोत्तर छात्र और 7,035 संकाय सदस्यों ने भागीदारी की। इस परिणाम के बाद सलाह दी गई कि रेजिडेंट डॉक्टर प्रति सप्ताह 74 घंटे से अधिक काम ना करें, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी लें और प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लें। तो ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इनका बहुत वर्कलोड होता है। असल में दिन भर काम करते रहते हैं, उनको छुट्टी लेनी चाहिए, आराम से नींद पूरी करनी चाहिए। मेडिकल छात्रों, क्योंकि देखिए वो ये काम जो मन से नहीं कर रहे, मतलब मन से तो करते ही करते हैं, मगर ये हॉस्पिटल का प्रेशर भी होता है, हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट का, और पढ़ाई पूरी करनी होती है, अपनी सर्टिफिकेशन लेनी होती है। मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर आई राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 महीनों में 16.2% एमबीबीएस छात्रों ने मन में स्वयं को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या के विचार आने की बात मानी है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों में अकेलापन या सामाजिक अलगाव की भावना तेजी से पनप रही है।
चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों में गहरे तनाव को उभरना वाकई चिंता का विषय है। चिकित्सा शिक्षा एक तो लंबे समय तक चलने वाली कठिन और उबाऊ पढ़ाई है। फिर इस पेशे में आने के बाद सबसे ज़्यादा गंभीर दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। इसके अलावा चिकित्सकों के साथ मरीजों और उनके परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट आम बात हो गई है। देखिए, स्ट्रगल कर रही है जो मेडिकल फील्ड है आपकी, बहुत चीज़ों को लेकर। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनको, जब वो किसी की मदद करने का प्रयास करते हैं, किसी पेशेंट की मदद करने का प्रयास करते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है जो कि उनके हाथ में है ही नहीं, फिर उनकी मार पिटाई करी जाती है मरीजों के तीमारदारों के द्वारा। वो परेशान हो जाते हैं, वो मदद करना चाह रहे हैं, मगर वो क्या ऐसे व्यवहार के लिए डिजर्व करते हैं दूसरों के साथ? दूसरी बात, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है हॉस्पिटल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, पास करने के लिए एग्ज़ामिनेशंस को। इनके ऊपर प्रेशर रहता है अपनी खुद की फैमिली का, कि फैमिली ने इतना पैसा देकर डॉक्टर बनाया है, बना रहे हैं, क्या वो उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े रह पाएंगे? जो सपना लिए हुए हैं घर के लोग कि बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, ऐसी पढ़ाई करके आएगा या आएगी, उसमें बैठा करेगा या करेगी, इन सारे तनाव को अकेले हमारे डॉक्टर भाई जी रहे हैं। इन सारे तनावों को इसीलिए इस रपट ने, जो यहाँ हम ऊपर बात कर रहे थे, ये बताया है कि डॉक्टर भी तनाव अवसाद से जूझ रहे हैं डेली। सर्वेक्षण में 56.6% छात्रों ने अपने शैक्षणिक भार को संभालने योग्य पर अत्यधिक बताया। 20.7% छात्रों ने शैक्षणिक भार बहुत ज़्यादा बताया। केवल 1.5% छात्रों ने इसे हल्का बताया। मतलब जो एजुकेशन करिकुलम है, जो पढ़ाई है, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब एक स्टूडेंट के ऊपर। देश के 322 सरकारी चिकित्सक महाविद्यालयों में हर वर्ष 48,012 छात्रों को प्रवेश की सुविधा मिलती है। जैसे मैं 012 इसलिए बोला ताकि जो लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं उनको वो आंकड़े बड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 012 बोला है, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये बहुत लोग से सुन रहे होते हैं तो उनको लगता है कि कौन सा आंकड़ा था, कितना कितना नंबर सर ने बोला है। दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में भारत है, शिक्षा प्रणाली भी भारत में है। इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर का मौजूदगी पैमाना है, वह आने वाले कुछ समय में पूरा हो जाएगा। फिलहाल हमारे यहाँ जो अनुपात है वो 0.62 प्रति 1000 लोगों पे है डॉक्टर। मतलब आप देखिए, जो कितना ही हमको ये गैप समय रहता है पूरा करने की ज़रूरत है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO कहता है कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, है ना, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो एक डॉक्टर प्रति 1000 लोगों पे होना चाहिए, ठीक है। भारत में क्या है, इंडिया में क्या है? 0.62 प्रति 1000 लोगों पे। अब तक सरकारी चिकित्सा संस्थानों को इसकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लगभग 60% मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में हैं। ये संस्थान छात्रों से भारी भरकम शुल्क भी तो वसूलते हैं। कैपिटेशन फीस लेकर प्रबंधन के कोटे में छात्रों की सीधी भर्ती थी भी करते हैं। पैसे लेके कैपिटेशन फीस की बेसिस पे भर्ती करते हैं। इस सुविधा में आरक्षण और योग्यता के दावे ढकासोल हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 33% भारतीय चिकित्सक डिग्री हासिल करने के बाद विदेश चले जाते हैं। इनमें से 1,500 डॉक्टर अमेरिका का रुख करते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि आज के विद्यार्थी उन पाठ्यक्रमों में अध्ययन करना नहीं चाहते जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। इसके उलट वह ऐसे पाठ्यक्रमों में दक्षता हासिल करना चाहते हैं जहां जल्दी विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त कर धन कमाने का अवसर मिल जाते हैं। गुर्दा, नाक, कान, दांत, गले रोग और विभिन्न तकनीक जांच विशेषज्ञ 35 वर्ष की उम्र के बाद शल्य क्रिया शुरू कर देते हैं,
जबकि हृदय तंत्रिक तंत्र विशेषज्ञ को यह अवसर 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है। इन सब के बावजूद एमबीबीएस शिक्षा के साथ कई तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं। कायदे से उन्हें उन्हीं छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना चाहिए जो सीटों की संख्या के अनुसार नीट परीक्षा से चयनित होते हैं। लेकिन आलम यह है कि कुछ छात्र रैंक में नहीं हैं, उन्हें भी धन के बूते प्रवेश मिल जाता है। बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस में कैपिटेशन फ़ीस के आधार पे भी एडमिशन मिल जाता है, पैसे के दम पे। दुखद है कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बुनियादी डॉक्टर्स हैं, उन्हें इतनी सारी समस्याओं के साथ गुजरना पड़ा है। सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ीस देनी पड़ती है। उसके बाद घर परिवार की उम्मीदें होती हैं, फिर कॉलेज का करिकुलम, कोर्स स्ट्रक्चर, पढ़ाई का प्रेशर, फिर जब वो पढ़ के इंटर्नशिप पे आते हैं तो हॉस्पिटल का प्रेशर रहता है मरीजों को ठीक रखने का, तीमारदार का प्रेशर रहता है मरीज को ठीक रखने का, मार पिटाई भी हो जाती है। उसके बाद समाज का प्रेशर रहता है कि अब तो 40 साल के हो गए हो, 48 साल के हो गए हो, तुम्हें तो कमाना चाहिए था, तुम डॉक्टर बन चुके हो। ये सारी समस्याएं हैं वर्तमान में जिनसे ये व्यक्ति जूझ के निकल पा रहे हैं और फिर भी लोग उम्मीद करते हैं कि वो खुश रहें। बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद समाज के में डॉक्टर बन पाते हैं और ज़रूरत है सरकार को भी कि कुछ प्रयास करे, कम से कम रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो लंबे समय तक ड्यूटी आवर्स पूरे करने पड़ते हैं उन पे ध्यान देते हुए कुछ कमी करें। और मेरे ख्याल से कर भी दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही नियम बनाए जाएं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे अन्य आर्टिकल्स की ओर और इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है। खेल जगत में पैरालंपिक में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत ने जीत के साथ की शुरुआत। अभी समय पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं ओलंपिक के, तो उसमें भारत ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रवनी लेखारा जी हैं और तीरंदाज शीतल रैंकिंग दौर में दूसरे स्थान पर रही हैं। हमारे बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी इस समय अपना प्रदर्शन दे पा रहे हैं। पैरिस ओलंपिक में भी देखते हैं आगे आने वाले समय में और कितने मेडल्स हमारे पास आते हैं और हमारे बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।